हाय, दिस इज आरिफ। पहचान ही लिया होगा आप लोगों ने। देखिए, आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का पूरा यूनिट रेडी करने वाले हैं। मतलब मैं इसको एक एक करके नहीं डाल रहा हूं, मैं पहले पूरी की पूरी लाइव क्लास ले रहा हूं आपके सामने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, और उसके बाद मैं रुकूंगा तभी जब मैं पूरा ब्रीदिंग कंप्लीट कर दूंगा। अब ये कितनी वीडियोस में आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन यहां पर जो आप चीजें पढ़ेंगे वो सीधे सीधे आपसे पूछी जाएंगी एनटीए में, आपके नीट के एग्जाम में। अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा मैं ये भी आप लोगों को यहां पर बताता चलूंगा। और देखिए, आप बोलेंगे कि सर आपने पीछे सेल वाला पोर्शन बोला था। एक्चुअली सेल वाला पोर्शन मैंने अभी सस्पेंड कर दिया है, अभी रुकते हैं। कारण पूछो। कारण ये है क्योंकि सेल उतना टफ नहीं है, उसे मैं चलते और हंसते खेलते हुए भी तुम लोगों को मैं समझा दूंगा। तो सेल पे अभी इतना रोना मत रोना तुम लोग कि सर ने सेल शुरू किया था और अचानक से सेल को सस्पेंड करके सीधे देखो कहां में ले आया आप लोगों को, ह्यूमन फिजियोलॉजी पे ले आया। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पे मैं आपको इसलिए ले आया क्योंकि मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के 6 चैप्टर आप लोगों को तैयार करके दूंगा। देखिए कौन कौन से। ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, उसके बाद में एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, केमिकल कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल। 6 हो गए। डाइजेशन वैसे भी नहीं है। अब ये चैप्टर मुझे ऑल्टरनेटेड रखने हैं। मैं ये पूछ रहा हूं आप लोगों से कि आप क्या बोलेंगे इस पे। देखिए, अब मैं पहले ब्रीदिंग का भी कवर करा दूंगा। ब्रीदिंग के बाद मैं ये सोच रहा हूं कि मैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस उठा लूंगा, क्योंकि मुझे 12th लगाना है आपके साथ। और अब की बार मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप ये बोलोगे अरे सर आप बोल देते हो करते हो नहीं। अरे बिल्कुल करूंगा, टेंशन मत लो। इस बार श्योर है, मैं आपको तैयार करके दे रहा हूं ये सारा डेटा, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से ये टाइम निकाला है। अब मैंने बोल के नागेंद्र सर को और शैलेंद्र को कि भैया टाइम निकालो स्टूडियो के लिए, और एट द सेम टाइम प्रणव सर को भी मैंने रिक्वेस्ट किया है ना। तो सबको मैं रिक्वेस्ट करके अब मैं कैमरे के सामने आ चुका हूं और अब हम लाइव क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको यूट्यूब पर श्योर मिलने वाली है। आप वहां से इसको पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर जो भी पढ़ा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बाबा हूं या तांत्रिक हूं, जो मैं पढ़ा दूंगा वही आएगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं। पर हाँ, ये श्योरिटी है कि मैं जो भी चीजें पढ़ा रहा हूं मैं आपको कंपिटेंट बना रहा हूं। मुझे नहीं पता क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, लेकिन 99% तक की मैं गारंटी कह रहा हूं कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे। और देखो, पिछले साल की तरह गलतियां तुम करना मत कि सर ऊपर ऊपर से पढ़ाए जाओ। इस बार मैं थोड़ा सा डेप्थ में घुसूंगा, और डेप्थ में घुसने के पीछे कारण भी मैं आपको यही बता रहा हूं क्योंकि मुझे खुद नहीं पता क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो जाएगा। लेकिन जितने पॉसिबल क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो मैं आपको सारे तरीके, सारे टिंटे बताता चला जाऊंगा कि देखो ये ऐसे फ्रेम हो सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता है। तो पूरा दिमाग की ना ये अपनी बास्केट जो है थोड़ी सी खुली रखिएगा, क्योंकि अब दिक्कतों का सामना करने का समय आ चुका है। समझ गए? तो समुद्र के खारेपन को देख के किनारे से मत लौट जाना, अंदर घुसो, थोड़ा सा मोती मिलेंगे तुम्हें पक्का। बस देखो कि नेचर तुम्हें इस काबिल बना रहा है कि तुम सीपी तोड़ सकते हो या नहीं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, या तो डिसिप्लिन थोड़ा हाई कर लो या फिर अपने वो चीजें भूल जाओ जो तुम सोच रहे हो कि स्टेथोस्कोप डाल के गले में और फिर हम लोग पेशेंट्स को एक नोबल ट्रीटमेंट देने वाले हैं। दिस इज अ नोबल प्रोफेशन। खैर, अब ये मोटिवेशन को एक साइड करो, क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ नहाने जैसा है, वो मैं आपको डेली देता रहूंगा और जरूरी भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कंपिटेंसी आपकी झलकनी चाहिए आपके आपके कंसेप्ट्स में, है ना। तो मैं इसको जरा इधर ले लेता हूं और अब ध्यान से देखिए। मैं आपको जस्ट आई एम गोइंग टू मेक यू कंपिटेंट इन ह्यूमन फिजियोलॉजी, और मैं लगभग सारे कंसेप्ट उठा लूंगा। खैर, अब हम लोग जरा फटाफट से आगे बढ़ते हैं और उठाते हैं अपना मार्कर, मतलब हथियार, और आइए जरा पहले पेपर की तरफ मूव करते हैं। एज यूजुअल, जो कि मेरी आदत है कि एक पेपर ले लेंगे और एक नया पेपर ले लेंगे। यहां देखिए, ये नया पेपर आ गया आपके सामने। अब इस नए पेपर पे हम लोग चीर फाड़ करते हैं। चलिए, और ध्यान से कुछ चीजों को अब समझते रहिए। सबसे पहले लाइन देखिए, इसमें ये लिखा है कि एज यू हैव रीड अर्लियर। आपने ये चीज कहीं ना कहीं पढ़ी है। अब मुझे नहीं पता कहां पढ़ी है, पर पढ़ी है। और देखो क्या है, कह रहा है, मैं इसको जरा अच्छे से समझाता हूं। देखो, ऑक्सीजन O2 इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल, जैसे कि मान लीजिए ग्लूकोज, जैसे मान लो अमाइनो एसिड्स, जैसे मान लीजिए फैटी एसिड्स एक्सेट्रा। तो अब यहां पर 2 मिनट के लिए रुकिए और पहले मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए कि मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस लाइन का मतलब क्या है। तरीके से उसको देख लीजिए, समय जरूर लगेगा थोड़ा सा, लेकिन बहुत बेहतर आप लोग समझ पाएंगे। समझ आ रही है बात आपको? देखिए, ध्यान से देखिएगा। इसने बोला ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। अब यहां रुकते हैं। तो क्या ऑक्सीजन
ऑर्गेनिजम्स जो हैं क्या ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं? क्या ये बात सच है? क्या लगता है तुम लोगों को? मैं समझाता हूं, देखिए आराम से देखना। ऑक्सीजन बिल्कुल यूटिलाइज होगी ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। तो आइए जरा इधर देखते हैं। मान लीजिए मैं आपको ये बोलूं कि दिस इज एक्चुअली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपकी सेल की क्या है बच्चे? दैट विल बी अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप ये नोट्स बनाते रहना, मैं आपको समझा रहा हूं, ये ड्रॉपर के बैचेस को मैं पढ़ा रहा हूं ढंग से, जरा तरीके से करना काम को, ये ऐसे मतलब कुछ भी मत करते चले जाना, तो ध्यान से समझते रहना। मैंने यहां पर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई है, तो आप ये समझ लीजिए यहां से ऐसे करके घूमती हुई क्या है? पूरी की पूरी एक सेल है। और ये अगर सेल का साइटोप्लाज्म में यहां बना दूं तो मुझे लगता है आप लोगों को कोई शिकायत नहीं होगी मुझसे। मैंने बोला कि इस जगह पर क्या है? आपके सामने साइटोप्लाज्म है। तो समझिए इसने बोला है कि ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय सेल या फिर ऑर्गेनिज्म, आप जो मन करे कहिए। पर क्वेश्चन मेरा बहुत ध्यान से देखिए कि ऑक्सीजन आपकी सेल तक पहुंचेगी कैसे? तो आप सब जानते हैं कि सर कहीं ना कहीं ब्लड वेसल बना दीजिए, इसका मतलब ऑक्सीजन जो जाएगी वो किसके थ्रू जाएगी? द आंसर विल बी, सर ये देखिए ये ऑक्सीजन आती चली जा रही है। अभी ऑक्सीजन किसके थ्रू आई है जल्दी बताइए मुझे। आप कहेंगे सर ये ऑक्सीजन आई है आरबीसी की मदद से, आप जानते हैं। और आरबीसी फिर इसे क्या करेगी? डिफ्यूज कर देगी। कहां पर? इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, और वहां से ये खींच ली जाएगी कहां? सेल के अंदर। तो देखिए ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया? मैंने इस ऑक्सीजन को पकड़ के सेल के अंदर भेज दिया। अभी कैसे गई उसे छोड़ते हैं, बट ये समझ लीजिए कि सेल के अंदर चली गई। अब ये आ गई आपके सामने O2। आई बात समझ में? अब मुझे एक बात बताओ, सर्कुलेटरी सिस्टम में आप ये भी तो बोलते हैं ना कि सर्कुलेटरी सिस्टम में सिर्फ ऑक्सीजन ही सेल को थोड़ी ना प्रोवाइड कराई जा रही है। अरे और भी तो और भी तो सब्सटेंसेस हैं, जैसे अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सारी चीजें आपने जब खाना खाया था तो ये सारी की सारी चीजें कहां से? आप बोलोगे सर स्टमक से। तो ये देखिए दिस इज एक्चुअली द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज एक्चुअली द, फिर आगे चल के आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जितना भी फूड तुमने खाया था माय डियर, वो सारा यहां जमा हुआ, यहां के बाद इधर चल पड़ा, यहां के बाद फाइनली यहां आ गया, और फिर यहां से एब्जॉर्ब होके कहां चला गया? आपकी ब्लड वेसल के अंदर। यही तो हुआ था। अब सारा कंटेंट एब्जॉर्ब हो गया, मटेरियल एब्जॉर्ब हो गया। कहां एब्जॉर्ब हो गया सर? ब्लड में। अब ब्लड क्या करेगा? पूरी बॉडी में घूम घूम के एक एक सेल को, एक एक टिश्यू को, एक एक ऑर्गन को वो मटेरियल देना शुरू कर देगा जो एक्चुअली सेल को रिक्वायर्ड है। तो मैं ये पूछूंगा, बताओ जरा फटाफट क्या क्या चाहिए तुमको? क्या क्या चाहिए तुमको? तो आप बोलोगे सर अमीनो एसिड मुझे चाहिए एक्चुअली द ग्लूकोज, ये सारी की सारी चीजें मुझे चाहिए। तो अब देखो, मान लो ये आ गया आपके सामने अमीनो एसिड्स, है ना? ये मान लो आप लोग एक और ले लो, देखो ये आ गया आपके सामने, मान लीजिए ये आ गया आपके सामने ग्लूकोज। अब ये भी देखो आपकी सेल में पहुंच गया। अब बताओ मुझे यहाँ कौन लिखा हुआ है? ध्यान से देखो, आप बोलोगे सर यहाँ आपने लिखा है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ये देखिए ध्यान से, ये सारी चीजें आपकी सेल के अंदर आ गई। अब मुझे करना यह है कि अब आपकी सेल के अंदर मुझे इन मटेरियल को ब्रेक डाउन करना है। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ग्लूकोज को अब मैं तोड़ दूंगा दो पार्ट में, और उसे हम लोग क्या कहते थे? पाइरूवेट या पाइरूविक एसिड। तो ये देखिए पाइरूविक एसिड, और ये कितने टूटेंगे? दो। अब इसमें मदद कौन करेगा? मदद कौन करेगा? ये आ गया, देखिए ऑक्सीजन यहां पर लगेगी, हालांकि डायरेक्टली कंज्यूम नहीं हो रही है यहां पर ऑक्सीजन तो आप जो ईटीएस में जाके कंज्यूम करोगे। तो मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इसका मतलब आपको सारी चीजों का ब्रेक डाउन करना है, और ब्रेक डाउन करने के बाद फाइनली आप ये कहेंगे कि फिर मुझे यहां से एनर्जी ड्राइव करनी है। कोई मुझे बताएगा कि ये पाइरूविक एसिड फाइनली कहां पहुंचने वाला? जल्दी बताइए मुझे। तो आप बोलोगे सर ये पाइरूविक एसिड, अब हमारी सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है, आप अच्छे से जानते हैं उस ऑर्गेनेली का नाम, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखिए ये पाइरूविक एसिड, देखो ये पहुंचा दिया मैंने। ये पाइरूविक एसिड कहां पहुंच गया आप लोगों के? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया फिर क्या चलाएगा? क्रेब्स साइकिल के बाद में फिर इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर क्या चलेगा? जल्दी बोलो। फिर आप बोलोगे सर ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आ रहा है समझ में? या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझ में आ रहा है? और फाइनली आप लोगों को क्या मिलेंगे? 38 एटीपी मिलेंगे। कुछ समझ आई बात या नहीं आई? तो मैंने आपको इतनी देर में देखो पहली लाइन क्या समझाने की कोशिश की है। आप ये वाला डायग्राम बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके इसको बना सकते हैं कि ये मैंने क्या समझाया है। आप पीछे की तरफ आइए और देखिए, इसने बोला कि ऑक्सीजन को हम लोग यूटिलाइज करेंगे बाय द ऑर्गेनिजम्स टू
इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल। अब वो सिंपल मॉलिक्यूल कौन से हैं? तो आपने बोला सर पहला क्या हो सकता है, देखिए सर ग्लूकोज, अगला क्या हो सकता है बच्चे, अमीनो एसिड्स, अगला क्या हो सकता है, फैटी एसिड्स एक्सेट्रा। तो इन सबको मुझे तोड़ना है, मुझे ब्रेक डाउन करना है, ताकि क्या हो, टू ड्राइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। अब बताओ मुझे बताओ कि अब मैंने ये जो वर्ड आपके लिए लिखा कि यहां पर ये एटीपी आ गए, अब बताओ इस एटीपी से तुम लोग क्या करोगे? तो आपने बोला सर बॉडी के फंक्शन। भाई बॉडी के फंक्शन कैसे करोगे तुम लोग बिना एटीपी के? तो बॉडी फंक्शन जैसे आप बोलोगे सर लोकोमोशन मुझे करना है, तो लोकोमोशन क्या बिना एटीपी के हो पाएगा? अरे बोलो भाई हो पाएगा? नहीं ना। लोकोमोशन जैसे कि मान लीजिए रेस्पायरेशन, जैसे मान लीजिए सर्कुलेशन, जैसे मान लीजिए कोई मूवमेंट, कोई भी काम अगर तुम्हें बॉडी का करना है तो एनर्जी करेंसी तुम क्या देने वाले हो उसमें? द आंसर विल बी सर मुझे एटीपी देना पड़ेगा। और एटीपी को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए सर? ग्लूकोज चाहिए। और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए मुझे क्या चाहिए? तब मुझे चाहिए ऑक्सीजन। इसीलिए मैंने आपको बोला कि नाक से ऑक्सीजन ले लो और लेने के बाद में उसको सेल तक पहुंचा दो, और सेल तक पहुंचाने के बाद फाइनली क्या बोलो कि मैं अब वो मटेरियल जो मैंने फूड के थ्रू खाए हैं उनको मैं ब्रेक डाउन करूंगा, और ब्रेक डाउन करने के बाद मुझे वहां से ड्राइव होगी क्या? एनर्जी। और उस एनर्जी को मैं लगाऊंगा कहां पर? बॉडी के फंक्शन में, ताकि लाइफ सस्टेन रहे, आप जिंदा रहें। कुछ समझ आई बात आप लोगों को? ऐसे निकालना है डेटा आप लोगों को। अब कुछ समझ में आया? तो कितनी चीजें यहां से देखिए समझ में आ गई। ह्यूमन फिजियोलॉजी है बच्चे, मैंने मार लगानी है तुम्हारी। अगर तुम कोई क्वेश्चन ऐसा लगा गए जो कि तुम्हें पढ़ा दिया गया, समझा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी तुम ऐसी गलतियां करके चले जो बाद में तुम्हारे 5 नंबर का नुकसान। 5 नंबर समझ रहे हो क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो मैं तो ये कह रहा हूं अगर सही नंबर लग जाए, यानी कि सही ऑप्शन आपको मिल गया और आपने सही लगा दिया, तो आप उससे भी 5 नंबर का ही फायदा समझिए। ये मत सोचिए कि 4 नंबर मिल गए, आप समझिए 5 ही मिले हैं मुझे, समझिए। माइंड सेट बना के चलिए थोड़ा सा यहां पर, समझ गए? तो यहां पर मैंने आप लोगों को देखो क्या क्या समझा दिया है। अब एक चीज और समझते हैं एट द सेम टाइम, बहुत आराम से देखिए। इसने ये बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 which is harmful also released during the above catabolic reaction। भाई सीधी सी बात है, जब ऑक्सीजन तुमने कंज्यूम कर ली तो एट द सेम टाइम फिर कैटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान, कैटाबॉलिक समझ रहे हो, ये सेल के अंदर जो कैटाबॉलिज्म हुआ, कोई लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉलर में तोड़ दिया गया, उसे कैटाबॉलिज्म कह रहे हैं आप। तो कैटाबॉलिज्म के बाद आपका क्या रिलीज होगा? सेल क्या छोड़ेगी? आंसर करेंगे आप सर अब यहां से CO2 छूटना चाहिए। और जब CO2 छूटेगा तो CO2 तो हार्मफुल है ना। एक बात बताइए, अगर मैं किसी व्यक्ति का गला दबा के उसको मार दूं तो मुझे आप ये बताइए वो मरा क्यों? वो ऑक्सीजन की कमी से मरा या CO2 की एक्सेस से मरा? आप सोच के देखिए, अब आपको समझ में आएगा कि ऑक्सीजन की कमी से नहीं, वो CO2 की एक्सेस से मर गया। रीजन? क्योंकि CO2 इज मोर हार्मफुल। आप समझने की कोशिश करिए, अभी आगे चल के जब एक्सक्रीशन में आपको पढ़ाऊंगा तो एक बार इस बात को दोबारा से बोलूंगा, समझाऊंगा क्यों, समझ रहे हैं? तो ये क्या बोला इसने? CO2 क्या है? हार्मफुल है। किसके लिए? सेल्स के लिए। इसीलिए कैटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान मुझे इस CO2 को यहां से निकालना पड़ेगा। आप मुझे बताइए आज आप क्या पढ़ रहे हैं? आज आप पढ़ रहे हैं सिर्फ ब्रीदिंग। मेरी बात ध्यान से समझ लेना, आप क्या पढ़ रहे हैं? ब्रीदिंग। पहले मैं आपको ये समझा दूं कि मैं आपको आज क्या पढ़ाने वाला हूं, तो यहां से एक पेपर मुझे और लेना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखिए, पहले मुझे ये समझाना पड़ेगा आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीदिंग। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। मैं आपको पहले ब्रीदिंग समझा दूं। देखिए ब्रीदिंग लिखा दिख रहा है, कैमरे के फ्रेम में आ भी रहा है ये ब्रीदिंग? हाँ दिख तो रहा है। चलिए अब बहुत ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैंने आपसे ये बोला कि ये आप हैं। भाई साहब कितना सुंदर बनाया मैंने आपको, ये आप हैं और यहां से आपका ये नेजल कैविटी शुरू हो गई। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे चलते हुए चलेंगे, ऐसे, है ना। फिर ये आपका नेजल चैम्बर, और इसके बाद फिर यहां से इतना बड़ा पोर्शन ये वाला देखो, ये क्या गया आप लोगों का? ये फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद में फिर आप बोलोगे सर यहां से अब हम शुरू कर दिए हैं अपना लंग्स, और लंग्स के बाद ये देखो ये ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद अब ये ऐसे करके चल पड़े, है ना। अब बताओ मुझे, यहां पर एक छल्ले की तरह रिंग मिलेंगे आप लोगों को, और यहां से ये ट्रैकिया आपका ऐसे करके देखो, ये पहले प्राइमरी ब्रोंकाई में टूट गया, पहले सुनते रहना आराम से। और यहां पर भी क्या लगे हुए छल्ले। अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई आगे की तरफ चलेगा तो समवेयर फिर ये किस में टूटेगा? बताओ जल्दी। सर सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये देखिए चल पड़ा। अब सेकेंडरी ब्रोंकाई ऐसे करके चल पड़ा, फिर वो जाने के बाद में फिर और छोटी यूनिट में टूटेगा, मान लीजिए टर्शरी ब्रोंकाई,
है ना, ऐसे चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, यहाँ पहुंच गए तुम लोग। टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद में फिर ब्रोंकियोल पहुंच गए, है ना, ब्रोंकियोल के बाद फिर फाइनली आप कहोगे सर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है। उसके बाद में ये देखिए ये एट्रिया आ गए, मैं सब बताऊंगा अभी आप लोगों को। एट्रिया के बाद में क्या आता है बच्चे, कोई आइडिया है किसी को? एट्रिया के बाद में फाइनली आप कहोगे सर वस्कुलराइज्ड बैग आ गए। ये देखिए ये एल्वियोलार बैग हैं, और इन एल्वियोलाई के अंदर 3 से 4 आप लोगों को ढेर सारे क्या दिख जाएंगे, एल्वियोलाई। समझ आई बात? अब बताइए मुझे ऑक्सीजन कहां से उठाओगे? आओ जरा ध्यान से देखो, सर ये आ गई O2। इस O2 ने क्या किया, नाक के थ्रू ये हमारे अंदर गई कुछ इस तरीके से, और ये यहां आई, यहां आने के बाद यहां आई, यहां आने के बाद देखो यहां भी जाएगी, क्योंकि ये बनाया नहीं है मैंने, लेकिन यहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, और ये ऐसे होते हुए सब जगह जाएगी, देखो सब जगह जाएगी, और फाइनली ये यहां पहुंच गई। पहुंच गई। अब मुझे आपसे ये पूछना था, मुझे ये बताइए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप बोलोगे सर आप मुझे यहां तक की प्रोसेस समझा दीजिए। देखो क्योंकि इसके बाद क्या होने वाला, जल्दी बोलो इसके बाद क्या होने वाला है। आप बोलोगे सर फिर यहां पर कोई ना कोई ब्लड वेसल होगी। देखो ध्यान से देखो, फिर यहां पर कोई ना कोई ब्लड वेसल होगी, ये जो ऑक्सीजन थी ये इसमें चली जाएगी, ये देखो ये आ गई O2। अब ये O2 चलते चलते फिर किसी ना किसी सेल के पास पहुंचेगी, और सेल से फिर अंदर जाके ये ग्लूकोज को तोड़ना शुरू करेगी। मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, पहले आपको मोटी मोटी बात तो समझ में आए, पता चले कि मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कुछ, और आपको एंड में पूछूं कि बताओ क्या पढ़ा, तो तुम्हें यही समझ में नहीं आया कि हमने एक्चुअल में पढ़ा क्या था। तो पहले पहले एक राशनेल तो तैयार करो। मैं आपसे ये बोल रहा हूं, नाक से सांस लेनी है, उसको फिर ऐसे लेके चलना है, ऐसे लेके चलना है। डायग्राम थोड़ा नीचे कर ले, यहां से चलते हैं। तो नाक से सांस ले ली, नाक से सांस लेने के बाद आप बोलोगे सर ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद एट्रिया, एल्वियोलार, और फाइनली कहां पहुंच गए हम लोग, ब्लड तक आ गए। कहां पहुंच गए, ब्लड तक। और ब्लड के अंदर तुमने किसको छोड़ दिया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इसका मतलब तुम्हें ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या पढ़ना है जानते हैं? आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि नाक से सांस ले ले भाई, नाक से सांस लेने के बाद में उसको कहां तक ले जा, अंदर, अंदर से फिर कहां पहुंच जा, लंग्स तक, लंग्स से फिर कहां पहुंच जा, एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई से उस ऑक्सीजन को कहां छोड़ देना, ब्लड में छोड़ देना। देखो मैंने ब्लड में छोड़ दी, इसका मतलब फाइनली ऑक्सीजन ब्लड में आ गई। और बताओ ब्लड से एट द सेम टाइम, ब्लड से एट द सेम टाइम आप लोगों के लंग्स में क्या चीज लोड हो जाएगी? आपने बोला सर CO2, तो देख CO2 ये आ गई। अब ये CO2 वापस चल पड़ी, ये CO2 वापस चल पड़ी, सब तरफ से CO2 उठा लो आप लोग, ये आ गई CO2, और फाइनली ये CO2 यहां पहुंचने के बाद में तुम्हारी नाक से ये देखो बाहर निकल गई। अब बताओ मुझे क्या पढ़ाना है, अब बताओ मुझे क्या पढ़ाना है? आपको पता है मुझे क्या पढ़ाना है? मुझे जूलॉजी में ये पढ़ाना है कि तुमने ऑक्सीजन अंदर ली, यहां आई, यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, यहां से एल्वियोलाई में आ गई। एल्वियोलाई बोलते हैं लंग्स की लास्ट यूनिट है, फंक्शनल यूनिट, गुब्बारों की तरह। वहां पहुंचने के बाद में एल्वियोलाई ने ऑक्सीजन को ब्लड में उतार दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ब्लड में जब उतारा तो साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम उसी लोकेशन से CO2 को मैंने वापस ले लिया। ये देखिए CO2 मैंने वापस ले लिया, अब ये CO2 वापस चल पड़ी, यहां तक पहुंची और फाइनली यहां के उतर गई। मुझे आपको यह पढ़ाना है कि ऑक्सीजन कैसे नाक में गई, कैसे एल्वियोलाई में गई, और कैसे सेल तक चली गई। तक मैंने बोला, अब सेल के अंदर जाके क्या हो रहा है, यहां से समझिए। अब सेल के अंदर जाके क्या हो रहा है, सेल के अंदर जाके ऑक्सीजन कैसे ग्लूकोज को तोड़ रही है, कैसे एनर्जी बना रही है, ये सब बॉटनी का पार्ट है। अब देखो गलती मत करना, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो 3 प्रोसेस आप लोग यहां पर पढ़ेंगे, बताओ कौन कौन सी? ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी बोलो क्रेब्स साइकिल, तीसरी बोलो ETS। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो चीजें जब बॉटनी में लिखी हुई हैं तो क्या वो ह्यूमन में नहीं चलती हैं क्या? अरे दादा ह्यूमन में भी चलती हैं। कई बार मैं बच्चों से क्वेश्चन ये पूछ लेता हूं कि बताओ ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, और तीसरा क्या है मान लीजिए ETS, ये कहां चलते हैं? तो बच्चे तुरंत आंसर करते हैं सर प्लांट्स में, क्योंकि प्रणव सर पढ़ाते हैं उसको। अरे प्रणव सर पढ़ाते हैं तो प्रणव सर बॉटनी पढ़ाते हैं भाई, क्यों नहीं समझ रहे हो आप? लेकिन यही ग्लाइकोलाइसिस, यही क्रेब्स साइकिल, यही ETS अरे ह्यूमन में भी तो चल रहा है, आरिफ सर के अंदर भी तो चल रहा है, चल तो एनिमल्स में भी रहा है, सबके अंदर चल रहा है, लेकिन हमने पार्टीशन कर लिया। प्रणव सर ने मुझसे क्या बोला, सर आप बस ये बता देना कि CO2 कैसे सेल
सेल से निकल के ब्लड और ब्लड से निकल के नाक से बाहर निकल जाएगी। और कैसे? ऑक्सीजन नाक के थ्रू चल के लंग से पहुंच के एल्वेलाई से ब्लड में उतर जाएगी। आप यहीं रोक देना, उसके आगे की कहानी मैं देख लूंगा। ये था। अब कई बार तुम क्या बोलोगे, सर प्लांट्स में लिखा हुआ है रेस्पिरेशन इन द प्लांट, तो इसका मतलब ग्लाइकोलिसिस, ईटीएस और ये क्रेब्स साइकिल, ये तीनों जो चीजें हैं सिर्फ ये प्लांट में ही चलती होंगी, ह्यूमंस में तो होती नहीं। अरे भाई बांगड़ू हो क्या तुम लोग? अरे नहीं, ध्यान से समझ लीजिए, ये सब चीजें तुम्हारे अंदर भी चलेंगी। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो वो यही है, और कोई मेथड है ही नहीं। अब एनारोबिक को मत छेड़ना, यहां पर रुक जाओ, उसकी बात नहीं हो रही है। अब आया समझ में? तो मुझे बताओ मैं क्या पढ़ाऊंगा। मैं पढ़ाऊंगा नाक से ऑक्सीजन उठाओ और ब्लड तक छोड़ के आओ। नाक से ऑक्सीजन उठाओ, ब्लड तक छोड़ के आओ, और ब्लड से बदले में CO2 उठाओ और नाक के थ्रू निकाल दो। मैं ये पढ़ाऊंगा आपको। अब तुम्हें क्या लगता है, इसको पढ़ाने में हल्का फुल्का कंटेंट समझ रहे हो क्या? खतरनाक लेवल है। बने रहो, अभी देखो मेरे पास लास्ट लेक्चर तक तुम लोगों को अगर ना लोहे के चने चबाने पड़ जाए तो देखना, लेकिन तरीका देखिएगा कैसे मैं आप लोगों को इतना सारा डेटा तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं कि एकदम ग्लिच ना आए कहीं पर भी। तो पहली बात आपको ये समझ में आ गई कि मैं ये चीज तुम्हें कहां पढ़ाऊंगा, बॉटनी में। मैं ही पढ़ाऊंगा। देखिए रेस्पिरेशन इन द प्लांट यहां पर मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। तो चलिए और जरा उधर देखना, जब मैं रेस्पिरेशन इन द प्लांट पढ़ाऊंगा तो मैं आपसे क्या बोलूंगा, याद कर भाई, फटाफट याद कर। मैंने तुझे पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में नाक से ऑक्सीजन ले जाके ब्लड तक छोड़ दी थी, और ब्लड से फिर वो ऑक्सीजन सेल में आ गई थी। आज सेल से शुरू करते हैं कि ऑक्सीजन का अब सेल के अंदर क्या रोल है चीजों को ब्रेक डाउन करने में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब आ रही है बात समझ में आपको? तो हमें आज जो है इस चैप्टर में इस मुद्दे पे बात नहीं करनी है, हम ये मुद्दे पे बात करेंगे कि बस यहां से यहां तक पहुंचा दे। अब तुम कहोगे सर प्रणव सर ने या किसी भी बॉटनी के टीचर ने ये क्यों नहीं बताया प्लांट में रेस्पिरेशन पढ़ाते टाइम कि प्लांट के अंदर ये ऑक्सीजन नाक से? अरे प्लांट के अंदर ऐसे ऑर्गन होते ही नहीं है, प्लांट ऐसे ऑर्गन रखता ही नहीं है, तो वो क्यों पढ़ाएंगे? हाँ, उन्होंने तुम लोगों को स्टोमेटा जरूर पढ़ाए होंगे, लेंटिसल्स जरूर पढ़ाए होंगे। आपने समझिए आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं कि प्लांट सांस कैसे लेता है, प्लांट के अंदर ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, सॉरी ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है प्रेजेंट होते, आपके अंदर होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको इतनी देर से ये चीज समझा रहा हूं कि पहले मोटा मोटा मुद्दा समझिए कि तुम पढ़ने क्या वाले हो। तो तुम लोग ये चीजें पढ़ने वाले हो, अनलेस एंड अनटिल तुम्हें, देखो इस बात पे तुम ना बहुत जल्दी वो मत करना, कह रहे सर हम तो ड्रॉपर हैं, हम तो ड्रॉप लेके बैठे हैं, हमारा तो सेकंड ड्रॉप है। सेकंड ड्रॉप है तो कोई इतने बड़े तो महान साइंटिस्ट नहीं बन गए, समझ गए? अपने आप को बिल्कुल गधा समझ के चलो अभी भी। अब ये बोलो कि हमें कुछ नहीं आता है, तभी तुम कुछ कर पाओगे। और अगर थोड़ा सा भी तुम्हारे अंदर ये वाला अहंकार आ गया ना कि हमारा तो सेकंड ड्रॉप है, हमें तो ये सारी चीजें आती हैं, जूलॉजी भी आती है, बॉटनी भी आती है, मारे जाओगे। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ओवर कॉन्फिडेंस ने बड़े अच्छों को बर्बाद किया है। मेरी बात समझ लेना, ओवर कॉन्फिडेंस मत रहना। कह रहे सर बड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हो, स्लो करके पढ़ा रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ ले, थोड़ी देर का टाइम है। और वैसे भी तुझे रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। YouTube पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको वो 2x पे 1.x पे चलाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगी मेरी भाषा, क्योंकि मैं पहले से ही 2x रेट पे बोल रहा होता हूं। तो आप बिल्कुल 0 पे ही इसको देखिए। चलिए अब जरा पीछे आते हैं और ध्यान से देखिए मैं आपको कहां तक समझा पाया। समझ आया? अब ध्यान से देखो, इट इज देयरफॉर, अब देखो एनसीईआरटी, व्हाट डज योर एनसीईआरटी सेइंग? देखो कह रहा है इट इज देयरफॉर एविडेंट, ये बात साबित हो चुकी है कि O2 हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल। पहली बात, इसका मतलब अब ये श्योर हो गया आपको कि सर मुझे ऑक्सीजन लगातार सेल को क्या करनी पड़ जाएगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एंड CO2 जो प्रोड्यूस हुई बाय द सेल टू बी रिलीज्ड आउट, और जो CO2 बन रही है सेल के थ्रू मुझे वो रिलीज करनी पड़ेगी कंटिन्यूअसली। अब आइए बात आपको समझ में यहां तक, तो मुझे लगता है ये सब समझ आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। सो दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो अब समझिए, ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से उठा के नोज में ले जाके ब्लड में छोड़ देना, और वहां से CO2 जो सेल प्रोड्यूस कर रही हैं उसको उठा के लंग्स में लाके नाक से एटमॉस्फेयर में छोड़ देना। हम इस चीज को ब्रीदिंग बोलते हैं। माइंड माय वर्ड्स, 1 मिनट रुकना। मैंने बोला कि बच्चे ये बता दे क्या है, तो आंसर क्या करोगे? सर ये है ब्रीदिंग। देख ये क्या है? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का क्या मतलब हुआ? ब्रीदिंग का मतलब हुआ ऑक्सीजन को कहां से उठा लो, एटमॉस्फेयर से उठा लो, नाक में ले जाओ, लंग्स में ले जाओ, सेल तक पहुंचा दो। अंदर क्या होगा उससे नहीं मतलब, पहुंचा दो बस। वहां से CO2 को उठा लो, ब्लड में डाल लो, लंग्स में ले आओ और बाहर छोड़ दो। इसे मैंने ब्रीदिंग कहा, मतलब सांस लेना।
अब आप मुझसे पूछेंगे तो फिर जब ऑक्सीजन कहां पहुंच गई, अंदर पहुंच गई, और अंदर पहुंचने के बाद जो प्रोसेस चली उसका क्या, तो दैट इज सिंपली कॉल्ड रेस्पिरेशन। फिर उसे आप रेस्पिरेशन कहेंगे। इसका मतलब अब ये जो O2 अंदर पहुंची है ये दरअसल ग्लूकोज को पकड़ के किस में तोड़ रही होगी, पायरुविक एसिड में। भले ही वहां पर ऑक्सीजन का अभी डायरेक्ट रोल नहीं आएगा। माइंड माय वर्ड्स, मुझे हल्के में मत ले लेना तुम लोग कि सर बॉटनी की बातें कर रहे हो आप। बेटे मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आपकी जड़ें कमजोर हैं, मैं अकेला झेला नहीं जाऊंगा तुमसे, है ना। अभी बॉटनी पे भी लेके आना है मुझे तुमसे, तो ये जरा ध्यान से समझ लेना मैं क्या कह रहा हूं आपको। मैं ये बोल रहा हूं यहां पर ऑक्सीजन डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होगी, उसकी प्रेजेंसी बहुत जरूरी है, ये मैं आपको बता दूंगा। ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है, वहां ऑक्सीजन यूज नहीं होती, लेकिन प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। खैर, तो ये चीज जो है इसे बताओ क्या कहेंगे, आप इसे बोलेंगे सर will be a respiration। ये रेस्पायरेशन है। तो रेस्पायरेशन इन प्लांट्स जो तुम लोग पढ़ते हो वो तुम्हारे अंदर भी हो रहा है, लेकिन हमने क्या किया, उसको बांट लिया कि सर यहां तक का मैं जूलॉजी में पढ़ लूंगा, यहां तक का मैं बॉटनी में पढ़ लूंगा, एंड दैट्स ऑल। हो वो ह्यूमन के अंदर भी रहा है। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। चलिए अब वापस आते हैं पीछे और ध्यान से देखिए, कॉमनली नॉन एज रेस्पिरेशन। अब देखो इसने कॉमनली क्या वर्ड बोल दिया, उसको रेस्पिरेशन, लेकिन बोला नहीं जाता है रेस्पिरेशन। कॉमनली हम रेस्पिरेशन जरूर कहते हैं, पर रेस्पिरेशन का एक्चुअल मतलब क्या है आपको समझ आया कि ग्लूकोज का टूटना है, क्रेब्स साइकिल में जाना है, ईटीएस में बदलना है, या ईटीएस चलेगी और उसके बाद फाइनली आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एटीपी। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। I'll make you master in zoology. Look, आइए अब देखो ये कह रहा है place your hands on your chest। ले भाई रख लिया। अब क्या कह रहा है, रखने के बाद कह रहा है you feel the chest moving up and down। हाँ भाई कह तो सही रहा, देखो कह तो सही रहा है कि चेस्ट जो है मेरा कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे जा तो रहा है, यही तो है। देखो कह रहा है ना कि you know this is due to the breathing। आप जानते हैं कि ये चीज ब्रीदिंग से ही हो रही है। तो हाथ रखा चेस्ट पे और मुझे लग रहा है कि हाँ मेरा सीना कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है ना। तो यही चीज क्या है, ये ब्रीदिंग है, सांस ले रहे हैं। हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस लेते कैसे हैं, ये बड़ा सही सवाल है। आगे देखिए ये कह रहा है द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब्ड इन फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर। इसका मतलब टाइम है कि हम अगले पैराग्राफ पे मूव कर जाएं। मुझे लगता है आपको इतनी बात समझ में आ गई। पानी पिला दो यार, तुम लोग कितना थकाते हो मुझे। लीजिए ये वाली बोतल अगर किसी को चाहिए तो बता देना। एक तो मैं थक चुका हूं ये वाली बोतल ला के, मेरी क्लास के स्टूडेंट्स इस बोतल को ले जाते हैं, मैं जाके रखूंगा, पीछे मुड़ के देखूंगा, वापस देखूंगा, बोतल गायब। कहां गई, तो किसी ने अपने बैग में घुसा रखी। बोले सर वो तो गई, उसे तो भूल जाओ आप। कितनी बोतल, और ये अम्मी ने मेरी कितनी मंगा के रखी है, 12 से 15 मंगा के रखी थी फ्रिज में, 6 या 7 रह गई हैं। तो आप में से जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर किसी को भी ये बोतल चाहिए तो मैं आपको डीपीपी दूंगा, एक 100 क्वेश्चन की डीपीपी होगी, और वो 100 क्वेश्चन की डीपीपी अगर तुमने 100 की 100 लगा दी ईमानदारी से, तो फिर ये वाली बोतल मैं आप लोगों को दूंगा, नई, झूठी नहीं दूंगा, नई बोतल दूंगा। ये मेरी तरफ से गिफ्ट होगा आपके लिए, आई प्रॉमिस, पक्का। चलो आइए जरा ध्यान से देखते हैं, इसको क्या देखें यार, ये तो हो चुका, ये भी हो चुका। अब जरा ध्यान से देखते हैं भाई मैकेनिज्म। अब देखो यहां तुम्हें लिखना रहेगा। अच्छा देखो चीजों को लिखते क्यों है, मैं आपको हमेशा क्लास के अंदर भी C1 बैच, C2 बैच, C3 बैच, C4 बैच, 5 आने वाला है, मैं सारे बैचेस के अंदर, एक्सेल बैचेस के अंदर, सबके अंदर ये बात बोलता हूं कि दादा चीजों को लिख लो। आप कुछ बच्चे कहेंगे, मैं जरा कुर्सी खिसका लूं ताकि मैं हाथ रख के बोल पाऊं, तो कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि नहीं सर लिख के क्या करेंगे, ऑलरेडी आपके पिछले साल का डेटा हमारे पास लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ बच्चे ड्रॉप भी ले रहे हैं सेकंड। तो भाई पिछले साल का डेटा भले तुम्हारे पास लिखा हुआ हो, आप एक रफ पेपर ले लो, आप उसके ऊपर लिखना शुरू कर दो। जो मैं सामने लिखा रहा हूं ये नहीं कि तुमने नोटबुक अपने सामने रख ली और मैं वहां पे पढ़ा रहा हूं और आप क्या बोल रहे हैं, हाँ सर हमारे पास तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो बस हमें ऐसे ऐसे पेंसिल से ये हो गया, हाँ ये हो गया, हाँ ये हो गया। अरे भाई गलती करोगे, मान जाओ मेरी बात, डेटा लिख लो, हाथ से लिख लो। ये एक्शन ये स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन में जाएंगे और ये आपके अंदर उन पर्टिकुलर चीजों को ऑटोमेटिकली याद कराएंगे। याद करिए वो दिन, कभी तुम सर्कस में गए होगे तो सर्कस में एक बंदा 5-6 प्लेट को ऐसे ऐसे करके उछाल रहा होता है, ऐसे ऐसे उछाल रहा है, और उससे बातें भी करो, वो बातें भी करेगा, हाँ भाई क्या हाल है, बढ़िया, ऑल वेल, और उसकी बॉटल मतलब प्लेट ऐसे करके उछल रही है। आप बताओ ना कैसे हो गया ये, आप करके दिखाओ मुझे। आप नहीं कर पाओगे, कारण क्या है, प्रैक्टिस नहीं है।
आप उससे पूछो भैया कब से कर रहे हो, तो वो बोलेगा सर पहले दिन तो भाई बड़ी दिक्कत हुई थी, ऐसे उछाल रहा था तो दूसरी को समझ में नहीं आ रहा था पकड़ू कि नहीं पकड़ू। ये समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ध्यान से देखिए, ये ऐसे करके उछालते रहेंगे आप लोग। तैयारी इतनी खतरनाक होनी चाहिए आपकी कि क्वेश्चन आपके अगर सामने आ जाए तो तुम्हें कम से कम उसके बचे हुए ऑप्शन पे भी शक ना हो, आप समझ जाओगे कि हाँ ये 3 जो है ये इसका आंसर है ही नहीं, इसका आंसर एक ही है जो अगर एमसीक्यू में आ जाए तो। ये नहीं कि चारों के चारों में कंफ्यूज हुए बैठे हो तुम, अबे यार मेरे को तो चारों सही लग रहे हैं या मुझे तो चारों ही गलत लग रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है आपकी। प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, इसलिए बताता हूं लिखिए लिखिए, जो मैं लिखा रहा हूं आराम आराम से लिखिए, समझिए। अब आओ इधर जरा ध्यान से देखो, इसने बोला है कि सर रेस्पिरेटरी के ऑर्गन समझाना शुरू करिए। तो मुझे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के लिए कहां जाना पड़ेगा? तो मुझे जाना कहां पड़ेगा? ध्यान से देखिए, इस वाले पैराग्राफ की तरफ मैं लेके चल रहा हूं, फिर से एक नया पेपर उठाता हूं। मैं ये बोल रहा हूं अरे रेस्पिरेशन हर एनिमल के अंदर ही तो कराना है तुमको। दुनिया में कोई ऐसा एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा देखा जो सांस ना लेता हो? अब तुम ये मत कहना प्लीज फॉर गॉड सेक, ये मत कह देना कि प्लांट्स तो सर CO2 लेते हैं। अरे दादा, प्लांट CO2 जो लेते हैं वो फोटोसिंथेसिस होता है, सांस में वो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं। कितनी बार आपको मैं समझाऊं, सांस में प्लांट भी ऑक्सीजन ही लेते हैं, 24 घंटे लेते हैं, लेकिन दिन में वो क्या कर रहे होते हैं? फोटोसिंथेसिस, सनलाइट की प्रेजेंसी में। तो वो ऑक्सीजन को छोड़ रहे होते हैं और CO2 को ले रहे होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ओनली। तो कभी ये गलती मत करना कि प्लांट जो है वो उल्टा करते हैं, वो सांस में CO2 लेते हैं और सांस में ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। वो सांस नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस है। सांस में सब लोग क्या लेंगे? ऑक्सीजन ही लेंगे। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आइए जरा मुझे सबसे पहले ऑर्गेनिज्म दिखाइए। यार मैं अपनी टैबलेट ऑन करूंगा, रीजन क्या है? देखो, टैबलेट ऑन करने के पीछे रीजन बताओ मुझे। रीजन ये है क्योंकि इसमें डेटा मैंने लिख रखा है, और लिख इसलिए रखा है ताकि ऐसा ना हो कि मैं आपको गलती से कोई डेटा आपका रह जाए, है ना। तो मैं चाहता नहीं कि वो रहे, इसीलिए मैं अपना फोन हाथ में ले लेता हूं ताकि मैं देख के तुम्हें थोड़ा थोड़ा लिखा सकूं। सबसे पहले देखो, इसने उठाया है कि सर आप ये समझा दीजिए कि लोअर इनवर्टिब्रेट में सांस लेने का मैकेनिज्म कैसा है। तो मैं कहां से चलूंगा? जरा अब ये नोट करके रखना, अब तुम ये नोट करके रखना ध्यान से। सबसे पहले मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे बोलूं प्रोटोजोआन्स के अंदर क्या होगा तो समझने की कोशिश करिए। प्रोटोजोआन में पहले बताओ तो मुझे आएंगे कौन कौन। तो आपने बोला सर मान लीजिए अमीबा आ गया, मान लीजिए पैरामीशियम आ गया, है ना, ये सब ऑर्गेनिजम्स आ गए, या फिर मान लीजिए यूग्लिना। ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआन के अंदर डाल दीजिए आप लोग। सवाल ये है ये सांस कैसे लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी ने एक चीज और मेंशन की, ध्यान से देखिए, उसने बोला पॉरीफेरा। ध्यान से देखो, प्रोटोजोआ आ गया, मैं कह रहा हूं उसने मेंशन किया है कि पॉरीफेरा क्या करते होंगे। तो मैंने यहां पर लिखा कि पॉरीफेरा के अंदर बताइए आता कौन है। तो आप बोलोगे सर स्पॉन्जेस। अगर तुम लोगों ने एनिमल किंगडम को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से छोड़ दो, अगर सिर्फ पढ़ा है तो भी आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि जो पॉरीफेरान्स होते हैं उनमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। अब मुझे एक चीज समझाओ, अगर मैंने इस पॉरीफेरा बोला और मैंने बोला इनके अंदर कौन सा लेवल है, आपने बोला सर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर इनके अंदर कौन सा लेवल है मैं आपको बता देता हूं। दे एक्चुअली हैव द प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑर्गेनाइजेशन। आप गलती कर जाते हैं, आप सिंगल सेल के अंदर भी कई बार क्या बोल देते हैं? सेलुलर लेवल बोल देते हैं। अब आगे आइए, एक चीज और मेंशन की आपकी एनसीईआरटी ने, उसने बोला सर सीलेंट्रेट। तो सीलेंट्रेट के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताओ मुझे फटाफट। तो आप क्या आंसर करेंगे? सर इनके अंदर चला जाएगा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। पहले मैं ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहा हूं, देखो ध्यान से देखना। फिर ये कह रहा है सर प्लेटीहेल्मिन्थी पर आ जाइए। प्लेटीहेल्मिन्थी की स्पेलिंग जो भी हो मुझे याद नहीं आ रही है, पर ध्यान से देख लेना, शायद यही होनी चाहिए। तो प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंदर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? आंसर आप करेंगे सर उसके अंदर ऑर्गन लेवल आ गया, है ना, ऑर्गन लेवल आ गया। अब मुझे बताइए आप लोग कि ये सब के सब ऑर्गेनिज्म जो मैंने यहां लिखे ये सांस कैसे लेंगे? आ रहा समझ में? पहले इसको देखो, नोट भी करते रहना मेरे साथ साथ। अगर थोड़े से भी सीरियस हो पढ़ाई करने के रिस्पेक्ट में और मजे करने हैं तो भी बता दो, मैं जोक भी सुनाता हूं, बहुत बढ़िया बढ़िया। खराब जोक भी सुनाता हूं, बढ़िया जोक भी सुनाता हूं मैं।
लेकिन आई एम नॉट अ जोकर, और तुम मेरी फालतू की ऑडियंस नहीं हो, तो जरा सीरियस हो जाओ, समझ गए? थोड़े से सीरियस हो जाओ पढ़ाई को लेके। आइए और ध्यान से देखिए कि मैं यहाँ क्या बता रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि आपकी एनसीईआरटी ने, देखो पीछे लिख के दिखा रहा हूं मैं, आपकी एनसीईआरटी ने बोला है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है वो वेरी करेगा। देखो ध्यान से देखना, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो उनका हैबिटेट क्या है? पानी में रह रहा है या मरीन वाटर में रह रहा है या एयर पे रह रहा है, कहां रह रहा है, तो वो उसका हैबिटेट हो गया। और दूसरा ये है कि उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये भी तो अभी अभी मैंने आपको बोला। तो बताइए प्रोटोप्लाज्मिक लेवल किसके अंदर चला गया? बोलोगे सर यूनिसेलुलर में डाल दीजिए। सेलुलर लेवल किसके अंदर चला गया? आप बोलोगे सर पॉरीफेरा के अंदर डाल दीजिए। टिश्यू लेवल किसके अंदर चला गया? सर आप बोलोगे सिलेंट्रेट में डाल दीजिए। ऑर्गन लेवल किस में चला गया? आप बोलोगे सर प्लेटीहेलमिन्थी में डाल दीजिए। तो देखो ये मेंशन भी है, ये कह रहा है सर स्पॉन्जेस को उठाइए। दरअसल एनसीईआरटी मुझे समझा रही है कि इन गधों को समझाने के लिए आरिफ सर आपको लगना पड़ेगा, इनके बस की है नहीं जो एनसीईआरटी के एक एक डेटा को ये डिकोड कर पाए। दैट्स व्हाई आई एम हियर। फिर उसने ये बोला कि सर सिलेंट्रेट भी बता देना, साथ में फ्लैट बॉम्ब्स भी बता देना। अब तुम बताओ, तुम में से कितनों को ये बात पता है कि फ्लैट बॉम्ब प्लेटीहेलमिन्थी में आते हैं? मुझे लगता है जितने भी लोग देख रहे हैं कोई ये क्लेम नहीं करेगा कि उनको नहीं पता, क्योंकि एनिमल किंगडम से तुम लोग अवेयर हो। आ रहा समझ में? तो अब देखो ये तीन मैंने उठा लिए और देखो यहां पर मैंने तीनों के तीनों को रखा हुआ है। देखिए स्पॉन्जेस ये आ गए, सिलेंट्रेट ये आ गए, प्लेटीहेलमिन्थी ये आ गए, ये मैंने अपनी तरफ से रखा है क्योंकि एनसीईआरटी किंगडम एनिमेलिया पढ़ाती है और एनिमेलिया में मल्टीसेलुलर रहते हैं, यूनी नहीं। पर मैंने सबको उठा लिया। अब समझो कि इनके सांस लेने का तरीका क्या है, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। तो देखिए इन सब के अंदर सांस लेने का तरीका ये लिखा हुआ है, ये लिखा है एक्सचेंज O2 CO2 के साथ सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई एनिमल यहां पर रख लूं ऐसे करके, तो इसकी एंटायर बॉडी सरफेस से क्या होगा? डिफ्यूजन। और मुझे लगता है कि तुम सबको यह बात पता है कि डिफ्यूजन किसे कहते हैं? गैसेस का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ भागना। अब अगर ये सेल क्या कर रही है? कैटाबॉलिज्म। तो देखो CO2 की अमाउंट इसकी बॉडी में बढ़ती चली जा रही है। ये देखिए CO2 बढ़ता चला जा रहा है, CO2 बढ़ता चला जा रहा है, CO2 बढ़ता चला जा रहा है। समझ आ रही है बात आपको? और जो बाहर सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसमें CO2 कैसा है? कम। तो हायर CO2 भाग जाएगी निकल करके बाहर, ये आ गई। लेकिन अंदर क्या चल रहा है? कैटाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म चल रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन खर्च हो रही है। तो इसका मतलब अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट जल्दी बताओ मुझे कैसी है? तो आप बोलोगे सर बहुत कम है। तो देखिए अंदर एक ही बार मैंने लिखा, लेकिन बाहर O2 ज्यादा है, बाहर O2 ज्यादा है, ये देखिए। इसीलिए ये O2 कहां भागेगी? अंदर। तो इसका मतलब एंटायर बॉडी सरफेस, कोई नाक नहीं है, कोई ट्रैकिया नहीं है, कोई लंग नहीं है, कोई एल्वियोलाई नहीं है, नथिंग। बस ये क्या करेंगे? अपनी एंटायर बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन करेंगे सेल्स के थ्रू। ये अपने अंदर बनने वाली हायर CO2 को फेंक रहे होंगे बाहर, क्योंकि अंदर ज्यादा है बाहर कम, तो ज्यादा से कम की तरफ भग जाएगी। और बाहर क्या है? ऑक्सीजन ज्यादा है, और ज्यादा ऑक्सीजन अब सेल के अंदर कम हो रही है क्योंकि खर्च हो रही है, तो बाहर से आएगी अंदर। इस प्रोसेस को तुमने क्या बोला हुआ है? दैट सिंपली कॉल्ड द डिफ्यूजन। कुछ समझ आई बात आप या नहीं आई? तो आप कभी भी अगरबत्ती जलाते हैं घर के अंदर तो क्या देखते हैं? आपने लगाया और जला दिया, और जलाने के बाद में आपने क्या देखा कि अब ये अगरबत्ती धुआं छोड़ने लग गई। तो जिस टाइम पे धुआं निकल रहा होता है वो इतना डेंसली होता है, लेकिन धीरे धीरे रूम के अंदर पूरा इवेपोरेट मत कहिए, डिफ्यूज कहिए तो ज्यादा बेटर है, वो पूरे कमरे में गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन थी यहां पर धुएं की, और वो कमरे के अंदर धुआं था नहीं, तो हायर से लोअर में बट के सब जगह डिफ्यूज हो गया। कुछ समझ आई बात? दिस इज डिफ्यूजन। घर के अंदर एलपीजी का सिलेंडर खोल दो, आप देखो कि अंदर क्या है? एलपीजी गैस है, वो तेजी से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। खोल मत देना, कभी बाद में तुम लोग मुझे जेल करवा दो, आरिफ सर ने कहा था। रिस्क लेना मत, ये मैं बस बता रहा हूं, समझा रहा हूं आपको। अगरबत्ती वाला कर लेना, सिलेंडर वाला मत करना। खैर, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि चीजों का हायर, चीजों का नहीं, गैसेस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाना, दिस इज सिंपली नोन एज व्हाट? ये है आपका डिफ्यूजन। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ये देखिए, ये आपको इस तरीके से आपको समझाए गए होंगे कि ये आ गए हैं सिलेंट्रेट नहीं, पॉरीफेरा। और पॉरीफेरा के अंदर आपको ये समझाया गया होगा कि यहाँ पर माइन्यूट पोर भी लगे रहते हैं। तो अब देखिए ध्यान से, ये यहां से क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन को खींच लेते हैं सेल्स, और एट द सेम टाइम ये यहां से क्या छोड़ देते हैं? CO2। तो कोई ऑर्गन नहीं लगा हुआ है कोई बड़ा, सीधे सीधे क्या कर रहे हैं? बॉडी सरफेस से ही ऑक्सीजन को उठा लेंगे और एट द सेम टाइम CO2 को छोड़ देंगे। बस यही मुझे आपको समझाना था। लेकिन अब जरा ध्यान से देखो, इतना पॉइंट आप नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट मारो उसका फटाफट, जो कि तुम लोग करने में बहुत माहिर हो।
चलिए तो ये देख लीजिए, इतना करने के बाद में अब जरा ध्यान से एनसीईआरटी की तरफ दोबारा आइए और ध्यान से देखो अब क्या लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है कि अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें, एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ के अगर तुम दूसरी लाइन पे नहीं गए तो गेम से बाहर होने के चांसेस है, तुम्हारे एलिमिनेट हो जाओगे, बता रहा हूं मैं आपको। तो मैंने क्या बोला, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के बारे में अब तुमको सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि एनिमल किंगडम तुमने यहां आने तक पढ़ लिया होगा। क्या आपको याद नहीं आ रहा कि एनिमल किंगडम जो था, सॉरी ये जो अर्थवॉर्म था ये एनेलिडा में था, इसकी बॉडी में छल्ले 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 मिलते थे, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता था इसके अंदर, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता था, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया इसके अंदर प्रेजेंट थे। आया बात समझ में, या कितनी ब्रॉड डाइवर्सिटी पे देखो मैं आपसे बात कर रहा हूं। नर्वस सिस्टम इसका सिंगल था, सॉरी नर्वस सिस्टम इसका डबल था, वेंट्रल था और सॉलिड था, आगे को लटका हुआ था। मैंने समवेयर आपको ये चीज समझाई होगी, और अगर नहीं समझाई होगी तो एनिमल किंगडम भी यहीं आके मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन समझने की कोशिश करिए। इसका मतलब यहां पर क्या लिखा है, अर्थवॉर्म। समझदार बच्चा यहां पर सिर्फ अर्थवॉर्म लिखा हुआ नहीं देख रहा है, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। समझदार बच्चा यहां पे सिर्फ अर्थवॉर्म नहीं देख रहा है, वो अर्थवॉर्म से रिलेटेड जितने भी रिश्तेदारियां हैं सारी देख रहा है। मैंने क्या बोला, अर्थवॉर्म, और उसके दिमाग में क्या दौड़ गया, हाँ सर याद आ गया, अर्थवॉर्म, इसका मतलब एनेलिडा में गया। एनेलिडा में वहां देखिए सर टिश्यू लेवल, सॉरी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, ट्रिप्लोब्लास्टिक था, मेटामियर या मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन थे, नर्वस सिस्टम उसका कैसा था, वेंट्रल, डबल और सॉलिड, मुझे पता है। नेफ्रीडिया आपने बताया था एक्सक्रीशन में होगा, आप समझ पा रहे हैं या नहीं। हायर नॉन कॉर्डेट के अंदर जा रहा था, और सांस लेने के लिए क्यूटिकल की लेयर लगी हुई थी, बाहर देखिए मॉइस्ट स्किन लगी हुई थी। अब समझ में आ रहा है, ऐसे पढ़ते हैं। अर्थवॉर्म लिखा और अर्थवॉर्म के बारे में सारी जंतरी तुमने खोल के रख दी, तब समझना कि हाँ अब तुम गेम के अंदर हो। अर्थवॉर्म, और देखिए कह रहा है यूज करेगा मॉइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट जो है वो एक नेटवर्क रखते हैं ट्यूब का, जिसे हम ट्रैकियल ट्यूब कहते हैं, और ये कह रहा है ट्रांसपोर्ट करेगा एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। अब आई बात समझ में, अब दोनों को समझिए, देखो मैं दोनों को समझा रहा हूं, कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है यहां पर, और हो रहा है तो भैया बंद करो इसे और जाओ जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाके तुम लोग वरुण धवन की कोई बढ़िया सी मूवी देखो। सुनो मेरी बात, अब मैं आप लोगों को यहां लेके आया, जरा ध्यान से देखिए कि अगर मैं एनेलिडा की बात करूं तो ध्यान से देखो, समझदार बच्चे की कहानियां बता रहा हूं मैं तुमको, समझदार बच्चे की कहानियां समझा रहा हूं मैं आपको। समझदार बच्चा मतलब कि जो एनेलिडा लिख दिया तो सारी बातें जानता है, भले लिखे ना लिखे वो बात अलग है, लेकिन जानता है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जब भी नोट्स बनाया करो तो दाएं बाएं थोड़ी जगह छोड़ के चला करो, कि जिस दिन तुम ब्रीदिंग पढ़ोगे तो जगह छोड़ दी, और उसी टाइम पे अगर तुम एनालिट कहीं दिख गया तो जितना जानते हो यार लिख डालो सारा। आगे तो देखो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट लगभग आप मुझे लिख के बता देना, और लिख लेना, मैं नहीं लिखवा रहा हूं, मैंने सिर्फ बोल दिए हैं, इसीलिए मैं इस लाइन को हटा दे रहा हूं। अब ध्यान से समझो, ये करेगा क्या, आप बोलोगे सर ये रहा एनेलिडा, और ये एनेलिडा का मैंने बॉडी बना दिया, ये देखिए दिस इज द बॉडी, और इस बॉडी के अंदर यहां पर कुछ सर्कुलर मसल्स, ध्यान से देखना ये आ गई कुछ सर्कुलर मसल्स, और इसकी बॉडी में कुछ होती हैं कैसी, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये भी हैं जिनके बारे में तुम ये कहोगे कि ये लोकोमोशन में रोल प्ले करती हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो दीज आर द मसल्स जो कि लोकोमोशन में रोल प्ले करेंगी, समझ गए। तो चलो मैंने ये मसल्स बना दी और मैं ये इसकी बॉडी बना दे रहा हूं, ये देखिए ये मैंने दूसरी बार बना दिया कि ये बॉडी, लाल वाले को आप लोग सिर्फ मसल समझ लें, ये देखिए ये इसकी बॉडी आ गई, ऐसे करके ये इसके सेक्शंस आ गए। अब सवाल आता है कि इसकी बॉडी में क्या डला हुआ है, सर इसकी बॉडी में डला हुआ है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड डू यू नो सर्कुलेटरी सिस्टम इसका क्लोज है। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये देखिए ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है ऐसे करके, और ये देखिए ऐसे करके ये सर्कुलेटरी सिस्टम चल पड़ा इसका, और सर्कुलेटरी सिस्टम इसके किनारों से होके भी गुजरेगा, यहाँ से देखो यहाँ से बिल्कुल बॉडी में ऐसे करके होके गुजरेगा, बस इतना समझे। तो होता क्या है कि इसकी स्किन में भी ना बारीक बारीक कैपिलरी पड़ी होती हैं, उन्हीं कैपिलरी में डिफ्यूजन के थ्रू ये बाहर से क्या पकड़ लेगा, ऑक्सीजन, और एट द सेम टाइम बाहर को क्या फेंकेगा, CO2। इसका मतलब बॉडी की सरफेस पर ये क्या लगी हुई है, जल्दी बताओ मुझे। तो आप बोलोगे सर मॉइस्ट क्यूटिकल लेयर लगी हुई है, जिसकी वजह से ये क्या कर लेगा, ये डिफ्यूजन कर लेगा, और डिफ्यूजन के थ्रू ये क्या करेगा सर, ऑक्सीजन को खींचेगा अंदर और CO2 को फेंकेगा बाहर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक्चुअली आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। क्लियर हो गया। तो अब समझिए दूसरा, अब इसने बोला सर जरा 2 मिनट, इतना खर्चा हो ही गया है तो चिप्स का पैकेट भी खरीद ही लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, ये देखिए ये आ गया है आर्थ्रोपोडा। अब बताओ जल्दी आर्थ्रोपोडा में क्या करने वाले हैं आप लोग, बोलो मेरे भाइयों, आर्थ्रोपोडा में क्या करने वाले हो, बताया था ना एनिमल किंगडम में ट्रैकियल सिस्टम,
तो आइए ऐसे करके देखो ट्रैकियल सिस्टम फैला होता है उसका, ये देखिए ये ट्रैकियल सिस्टम फैला हुआ है ऐसे करके, दिस इज द ट्रैकियल सिस्टम, ये देखो ये आ गया ट्रैकियल सिस्टम। और इन ट्रैकियल सिस्टम के अंदर आप लोगों को यहाँ पर कुछ स्पिंचर भी लगे मिल जाते हैं, लेकिन उतना अभी डेप्थ में जाऊंगा नहीं, रुके रहिए आप लोग। ये देखिए ये आगे ट्रैकियल सिस्टम, ये बॉडी की लेटरली सरफेस पे लगे होते हैं, लेटरली सरफेस समझ रहे, यहाँ दाएं में, यहाँ लाइट, ये इधर देखिए, अरे दिख भी तो ना रहा कैमरे में, यहाँ बॉडी में कॉकरोच को पकड़ो, उसके दाएं बाएं में इधर और इधर बहुत सारे छेद होंगे, उन छेद को अगर आप ध्यान से देखें बॉडी के अंदर अगर घुस गए आप लोग तो वहां पर आप लोगों को ट्रैकियल सिस्टम दिखाई पड़ेगा, यही है। इसी ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू देखो CO2 निकल के कहां आएगी, आप बोलोगे सर CO2 निकल के बाहर जाएगी, और एट द सेम टाइम बताइए, एट द सेम टाइम आप बोलोगे सर ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी। समझ आई बात या नहीं आई आपको? दैट इज अ ट्रैकियल सिस्टम। तो अब अगर तुम लोगों को कभी कॉकरोच मारना हो तो कॉकरोच को पकड़ो, उसको ऐसे करके पकड़ो, उसके दाएं बाएं में मोमबत्ती लगा के, फिर इधर से मोमबत्ती लगा के उसके जो पोर है ना उनको फिल कर दो मोम से। अब जब मोम से पोर फिल हो जाएंगे तो वो सांस नहीं ले पाएगा, उसको छोड़ दो, उसके बाद वो मर जाएगा। देखो कितना सस्ता मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं आप लोगों को कॉकरोच मारने का। या अगर मच्छर मारने हो तो पहले मच्छर को पकड़ो, उसको उल्टा लिटाओ, उसको गुदगुदी करो थोड़ी सी, जैसे ही वो मुंह खोले जल्दी से उसको एक चम्मच से ऑल आउट पिला देना और छोड़ देना, देखो वो मर जाएगा। आ रहा है समझ में? ऐसे ही मारना है, बायोलॉजी जानते हो ना तुम लोग, आपको मच्छरों को भी ऐसे ही मारना है और कॉकरोच को भी ऐसे ही मारना है, खाना नहीं है कॉकरोच को, गंदा होता है बहुत। चलिए जरा इधर देख के बताइए आर्थ्रोपोडा की पहचान क्या है, कैसे आंसर करेंगे आप लोग? तो देखिए आर्थ्रोपोडा में हम बोलते ये हैं कि आर्थ्रो और पोडा, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, पोडा का मतलब हाथ पैर, उसके हाथ पैरों में जॉइंट होंगे बिल्कुल तुम्हारी तरह। बाकी किसी फाइलम में ऐसे जोड़ नहीं मिलेंगे कि कोहनी का जोड़ होगा तो ये कंधे का जोड़ होगा तो फिर ये वाला जोड़ होगा, कुछ नहीं मिलेगा किसी के अंदर, इसके अंदर मिलेगा। इसीलिए मैंने क्या बोला, दे आर आर्थ्रोपोडा, हाथ पैरों में क्या है इसके, जॉइंट्स प्रेजेंट हैं। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बात समझ में आ रही है? तो ये हो गए आर्थ्रोपोडा। इनके इतने ज्यादा सक्सेसफुल होने का कारण बताइए, द आंसर विल बी ये काइटिन होगा। अब देखो काइटिन मुझे आपको यहां नहीं समझाना है, हालांकि मैं आपको हिंट दे देता हूं, बायोमोलिक्यूल में जाके मैं आपको ही समझाऊंगा, दिस इज अ पॉलीसैकेराइड और होमोपॉलीसैकेराइड है। खैर छोड़ते हैं, एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन या गैलेक्टोजामाइन आपने पढ़ा हो। तो ये आ गया आर्थ्रोपोड का सिस्टम। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। देखिए अगर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो लीजिए, या फिर नहीं लेना चाहते मत लीजिए, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारी एनसीईआरटी तो फिर से क्या बुला रही है, बहुत ध्यान से देखिए। फिर ये बोला है कि स्पेशल वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर जिन्हें हम लोग कहते हैं गिल्स, इन्हें हम कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा, और साथ में कह रहा है मोलस्का। तो जरा पहले इनको भी समझिए, इसमें क्या समस्या है आपको समझने में, कहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे। अब अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि बहुत सारे आप लोगों को कौन सी चीजें मिलेंगी, तो आपने बोला सर एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। अब पहले मुझे एक बात समझाना, मैं आपको बहुत कमाल की एक चीज समझा रहा हूं। एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा जो है वो गिल्स यूज करते हैं। डू यू नो गिल्स का फंक्शन क्या होता है? मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मान लो गिल्स ऐसे करके आ गए, ये गिल्स है, तो आपको पता है गिल्स के दाएं बाएं में क्या है? हाँ मुझे कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा, ये क्या आएगा, अच्छा ठीक है। तो गिल्स में हाँ ठीक है। अब देखो गिल्स के दाएं बाएं में बताइए भाई, यहां दाएं बाएं में यहां क्या होगा? आप बोलोगे सर ये आ गई है पानी, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? H2O, ये पानी है मान लो, ठीक है। अब इस पानी के अंदर डिसॉल्व बताओ क्या है, जल्दी आंसर करो। पानी के अंदर डिसॉल्व कौन है? आप बोलोगे सर पानी के अंदर डिसॉल्व है ऑक्सीजन, येलो कलर से समझते हैं। पानी के अंदर डिसॉल्व है, ये देखो ये ऑक्सीजन है, ये डिसॉल्व है, ये डिसॉल्व है। अब देखो तुम्हें बात समझ में आएगी, ये पानी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन आ गई। अब ये पानी था, अब मैं आपको एयर बता रहा हूं। अब ध्यान से देखो ये एयर है, एयर के अंदर भी क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये देखो ध्यान से। अब मुझे सोच के बताओ, तुम्हें ऑक्सीजन निकालनी है, पानी में से निकालनी है या फिर एयर में से निकालनी है? बताओ आसानी से कहां से खींच सकते हो या निकाल सकते हो? आप बोलेंगे सर आसानी से खींची जा सकती है एयर में से। क्यों? क्योंकि एयर की जो डेंसिटी है वो बहुत कम है, जबकि यहां कौन है बच्चे? यहां है वाटर। वाटर की डेंसिटी कैसी है? बहुत ज्यादा। अब तुम खुद ही सोचो कि अगर मैं तुम्हारी नाक में पाइप लगा के पानी छोड़ना शुरू कर दूं और बोलूं कि इस पानी में डिसॉल्व क्या है? ऑक्सीजन। बेटे इस ऑक्सीजन को खींच और पानी को बाहर निकाल नाक से, तो आप बोलोगे अरे सर क्या करवा रहे हो, ये क्या करवा रहे हो? पानी नाक से चढ़ा दिया पूरे लंग्स में, और फिर आप ये कह रहे हो कि उस इतने डेंस, इतने खतरनाक, अरे कहां गई बॉटल यार? इस पानी में से जो डिसॉल्व ऑक्सीजन उसको खींचना है, बड़ा मुश्किल भरा काम है भाई।
आप समझ पा रहे हो, क्योंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा है। और अब मैं बोलूंगा कि एयर खींच, सांस में जब तुम खींचोगे गैस तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं जाती है, उसके अंदर नाइट्रोजन भी है, उसके अंदर और अदर गैसेस भी हैं। उन गैसेस में से सिर्फ ऑक्सीजन को खींच लेना, इट इज अ सिंपलर, वो आसान है। इसीलिए तुम नाक से सांस लेते हो तो लंग्स के थ्रू वो काम हो जाएगा, लेकिन यहां बड़ी दिक्कत है। इसीलिए ये लोग क्या यूज करते हैं, गिल्स। ये सीधे सीधे पानी को क्या कर रहे होते हैं, अपने अंदर ले रहे होते हैं, और अंदर लेने के बाद उस पानी को छोड़ रहे होते हैं, ताकि ये क्या कर पाए, ऑक्सीजन को कंज्यूम कर पाए और एट द सेम टाइम CO2 को छोड़ पाए। ये एक बड़ा मुश्किल भरा प्रोसेस है, अगर आपको बहुत ध्यान से मेरी बात समझ में आ रही है। आ रहा समझ में? ये मुश्किल भरा प्रोसेस है। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला है कि बेचारे एक्वेटिक आर्थ्रोपोडों को क्या दिक्कत आएगी। एक्वेटिक हैं, पानी में रहने वाले हैं, मोलस्का, देखिए मोलस्का लोगों को क्या दिक्कत आएगी। दिक्कत ये आएगी कि सर बहुत ही डेंस, सघन, बहुत लिक्विड में से इसको क्या खींचना पड़ेगा, पानी, और वो लंग्स के थ्रू नहीं हो पाएगा। तो फिर कुदरत ने इनको भी जीने का मौका दिया है यार, तो फिर वो क्या देंगे, वो गिल्स यूज करेंगे और गिल्स में से घुली हुई ऑक्सीजन को खींचेंगे और एट द सेम टाइम उस ऑक्सीजन के मतलब बदले में CO2 को निकाल देंगे बाहर। तो बड़ी मुश्किल से ये सांस ले पाते हैं। समझिए, मुश्किल भरा प्रोसेस है। आपको पानी में डुबो दो, गुलुब गुलुब करके मर जाना है तुमने 10-15 मिनट में, समझिए। तो दे आर एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा हो गया, एंड साथ में देखो एक वर्ड और किया मेंशन आपके एनसीईआरटी ने, एंड दिस विल बी अ मोलस्का। अब बताइए, ये दोनों के दोनों, लेकिन एक्वेटिक होने चाहिए, माइंड माय वर्ड्स। एक्वेटिक मैंने बोला पानी वाले हैं, तो ये दोनों के दोनों क्या यूज करेंगे, अब बताइए। अब मैं आपको ढंग से लिख के बता रहा हूं, दे यूज एक्चुअली द गिल्स। आप समझ में आया कि गिल्स हम कब यूज करते हैं? आंसर विल बी सर हम पानी में यूज करेंगे, इसलिए क्योंकि मुझे डेंस वाटर में से क्या निकालनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, सिग्रीगेट करनी पड़ेगी, क्या, ऑक्सीजन। समझ आई बात? बहुत बढ़िया। देखो आओ एनसीईआरटी की तरफ आओ और ध्यान से देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो उसने बोला सर ये गिल्स यूज करेंगे। अब साथ में देखो, यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, वेयरएज, जबकि, अब देखो एनसीईआरटी ने एक चीज और मेंशन की, कह रहा है जबकि वस्कुलराइज्ड बैग, जिन्हें लंग्स कहोगे, और उसकी रेस्पिरेशन करने की प्रोसेस को तुम लोग क्या कहते हो, पल्मोनरी। इसका मतलब जो भी लंग्स से सांस ले रहा है, दिस इज सिंपली नोन एज व्हाट, द पल्मोनरी रेस्पिरेशन। उसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहेंगे। मैं जरा 1 मिनट ये डिस्प्ले इधर कर रहा हूं बच्चों, मुझे 1 मिनट टाइम देना, बस 1 मिनट, ताकि एक्चुअली मुझे ये याद रहे कि कहीं मेरा माइक तो डाउन नहीं हो गया, क्योंकि अब मुझे इसमें सामने मैं अपने आप को देखता भी रहूंगा, तो नीचे वो बाल भी सेट करता रहूंगा, और एट द सेम टाइम ये भी है कि क्या बोल रहा था मैं, एट द सेम टाइम मुझे ये भी पता लगता रहे, अरे यार, और एट द सेम टाइम मुझे ये भी पता लगता रहे कि वो माइक का जो बार होता है ना, ऐसे करके चलता है, तो वो एटलीस्ट वो भी मुझे याद रहे कि हाँ चल रहा है, तो मेरा कम से कम माइक डाउन नहीं है। यार एक तो ये समझ नहीं आता ये चल क्या रहा है, मैं ये ऐसे क्या हो रहा है, चलो मैं यहाँ देखूँ, मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर से। ओके, अरे फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ यार, कभी तुम सोचो कह रहे सर आईफोन दिखा रहे हो, एक किडनी चली गई मेरी, तुम कह रहे हो आईफोन का फ्लेक्स हो रहा है। खैर, मेरी अम्मी ने दिलाया है मुझे ये, मेरे बाल ठीक लग रहे हैं ना, गुड। चलो बड़े मजा आ गया। चलो अब मुझे दिख रहा है बाहर सामने, यस, तो मैं यहाँ पहुंच गया। अब ये कह रहा है हम पल्मोनरी को कब यूज करेंगे, तो पहले समझ लीजिए, ये आ गया। अब मैं आपसे पूछूंगा, चलो भाई जल्दी समझाओ, पल्मोनरी किसे कहोगे? तो आपने बोला सर पल्मोनरी मतलब आप लंग्स की बात कर रहे हैं। वीडियो कितनी देर की हो चुकी है, कितना देर हो गया है, मुझे पढ़ाते कुछ तो बता लगे। एक तो यार समय नहीं दिखता है यहाँ पे, पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है, समय नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो, जितनी भी देर का अभी। तो पल्मोनरी लंग्स आ गया। अब जरा मुझे बताओ पल्मोनरी को यूज कौन करेगा? तो आप बोलोगे सर यहां यूज करेंगे वो एनिमल जो एक्चुअली क्या होंगे, टेरेस्ट्रियल होंगे। टेरेस्ट्रियल मतलब समझ गए, पानी में नहीं रहने वाले। तो मैंने पानी वाले बता दिए हैं, पानी में नहीं रहने वाले भी बता दिए हैं। एनसीईआरटी ने मेंशन किया है दोस्तों, देखो, used by the terrestrial form for the exchange of gases। इसका मतलब terrestrial form क्या यूज करती है? आपने बोला सर वो यूज करेगी लंग्स, और लंग्स वाली बात अगर मैंने एक बार आपको बोल दी, आप तुरंत समझ जाइए कि फिर पानी से इसका कोई फिलहाल मतलब नहीं है। आगे बढ़िए। अब ये कह रहा है अमंग वर्टिब्रेट। एक मिनट पहले तो आप मुझे ये बताओ, अब तक क्या पढ़ रहे थे तुम लोग? इसका मतलब अब तक जो मैं आपको बातें बता रहा था, कहां गई यार वो, एक तो मुझे मिलता नहीं है, वो ये है। तो अब बताओ यहां तक तुम लोग इनवर्टिब्रेट पढ़ रहे थे, कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? इनवर्टिब्रेट। अब मैं आप लोगों को कहां लेकर के आ रहा हूं? अब मैं आप लोगों को वर्टिब्रेट में लेके आ रहा हूं, और वर्टिब्रेट में तुम लोग समझ लीजिए कि मुझे
क्लास सुपर क्लास कहां से शुरू करना पड़ेगा, फिश, और फिश मैंने यहां लिख दी, और मुझे एंड में जाना कहां पड़ेगा फिलहाल, तो आप बोलोगे सर पाइसेस के बाद में आप वहां कहां ले जाइए हमें, मैमल्स तक। तो अब मैं आप लोगों को ये वर्टिब्रेट समझा रहा हूं, और वर्टिब्रेट आप जानते हैं किसे कहा जाता है, वर्टिब्रेट हम उसे कहते हैं जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी आ जाए। अगर रीढ़ की हड्डी मिल गई तो फिर वो वर्टिब्रेट है, और अगर रीढ़ की हड्डी नहीं है तो वो कॉर्डेटा भले हो सकता है लेकिन वर्टिब्रेटा नहीं हो सकता। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बहुत बढ़िया, चलिए अब जरा आगे की तरफ चलते हैं और देखो क्या बोला गया है। ये कह रहा है फिश यूज करती है गिल। रुक जाइए पहले, अब देखो दोबारा से तुम्हें बात समझ में आई। एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा, एक्वेटिक मोलस्का और फिश। अब मैंने फिश पे एक्वेटिक क्यों नहीं बोला, क्योंकि फिश पेड़ पे नहीं रहती है, फिश लैंड पे नहीं रहती है, वो ऑलरेडी कहां है, पानी में, तो मैंने एक्वेटिक यूज ही नहीं किया। तो जो जो पानी में गया उसने क्या यूज किया, गिल। लेकिन वो ये कह रहा है सर वर्टिब्रेटा में बताओ कोई गिल यूज करता है क्या, मैंने कहा हाँ फिश भी तो वर्टिब्रेटा है, तो वर्टिब्रेटा में फिश को रख लो। अब मैं आपको क्वेश्चन फ्रेम करके बताऊं, वो ये पूछेगा कि इनमें से बताइए ऐसा इनवर्टिब्रेट जो गिल यूज करता है। दोबारा सुन लो क्वेश्चन ढंग से, वो कह रहा है इनमें से बताइए ऐसा इनवर्टिब्रेट जो गिल यूज करता है सांस लेने में। और देखना पहले ऑप्शन पे उसने मछली रख रखी होगी, और तुम्हें क्या लगेगा मछली काम की चीज मिल गई, तुरंत गिल लगा दिया, फंस गए तुम। अरे उसने ऊपर देखो यार इनवर्टिब्रेट बोला हुआ है, और इनवर्टिब्रेट बोला हुआ तो मछली इनवर्टिब्रेट में कब से आ गई, और नीचे देखो कहीं ना कहीं उसने एक्वेटिक आर्थ्रोपोड भी लिखा हुआ था, उसने एक्वेटिक मोलस्का भी लिखा हुआ था, चौथे ऑप्शन में उसने लिखा बोथ 2 and 3। अब समझो आप, तो इसका मतलब यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। आप पहले क्वेश्चन की ऑडेसिटी समझिए कि वो आपको लेके कहां जा रहा है। कई आधे क्वेश्चन तो तुम्हें समझ में ही नहीं आते हैं, और क्वेश्चन समझ नहीं पाते हो इसलिए गलती करते हो। मैं आपको वही समझा रहा हूं कि अगर वो तुमसे गिल पूछ रहा है तो पहले देख लेना कि इनवर्टिब्रेट में पूछ रहा है या वर्टिब्रेट में पूछ रहा है या फिर सब में पूछ रहा है। भाई क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। यहां देखो ये कह रहा है कि अमंग वर्टिब्रेट में फिश को उठा लो, सर क्या यूज करेगी, गिल, जबकि एम्फीबियंस, अब एम्फीबियंस कौन हुए, आप जानते हैं एम्फीबियंस को, मेंढक एम्फीबियन में चला गया, सैलामेंडर एम्फीबियन में चला गया, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, ये सब रेस्पायर करते हैं थ्रू लंग्स, इनके पास लंग्स प्रेजेंट हैं। अब आप कहोगे सर एम्फीबियन तो पानी में भी रहता है, हाँ तो क्या दिक्कत है, पर पानी में रहने के लिए उसके पास क्या प्रेजेंट होगा, अरे वो लैंड पे भी तो रहता है, लैंड पे रहता है तो लैंड पे रहने के लिए उसके पास क्या चीज अवेलेबल है, लंग्स। आप कहोगे सर वो तो पानी में भी चला जाता है, तो हाँ तो अब पढ़ना, पानी में रहने के लिए उसके पास क्या चीज दी है कुदरत ने, कुछ तो दिया होगा, तुम्हें भी पढ़ने के लिए दिमाग दिया है ना, और वो भी सेरेब्रम आपका इतना मजबूत दिया है कि गाय भैंस बकरी से तुम कहीं ज्यादा एडवांस हो। कारण क्या है, प्राइमेट नॉन प्राइमेट, तो कुदरत ने हर किसी को वो चीज दी है कि भाई तू अडेप्ट कर पाएगा। ध्यान से देखो, अब ये कह रहा है अगर एम्फीबियन की मैं बात कर लूं, जैसे मान लीजिए फ्रॉग, तो कह रहा है कैन रेस्पायर थ्रू द मॉइस्ट स्किन, आ गई बात निकल करके, इसका मतलब ये अपनी स्किन को भी यूज कर सकता है, मॉइस्ट स्किन को यूज कर सकता। फ्रॉग भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और देखो ध्यान से, उसी को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कह रहे हैं। अब बताओ, लंग्स से सांस ले लिया, क्या कहलाया, क्यूटेनियस, ओ सॉरी पल्मोनरी रेस्पिरेशन। स्किन से सांस ले लिया, क्या कहलाया, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। गिल्स से सांस ले लिया, आवेख किधर है भाई, गिल आ गया, गिल से सांस ले लिया, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। अब आओ जरा जल्दी से, और मुझे एक पूरा कंप्लीट डेटा निकाल के दो, वरना तुम्हें चपेट मारनी है मैंने। रुको एक मिनट, जरा ध्यान से समझाओ। अगर कोई एनिमल गिल्स से सांस ले रहा है तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे रुकिए सर हम बताते हैं, हमको सब आता है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ये देखिए, दैट विल बी अ ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। अब जरा जल्दी से समझा दे, गिल्स से सांस कौन कौन लेगा, तो आप बोलोगे सर मैं बताता हूं। अगर आप बात करोगे किसकी, इनवर्टिब्रेट में, इनवर्टिब्रेट, स्पेलिंग गलत हो रही है पर कोई बात नहीं, इनवर्टिब्रेट की बात करोगे तो मैं यहां लिखूंगा सर एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा, आ रहा है समझ में। इनवर्टिब्रेट में देखूंगा तो इनवर्टिब्रेट कहां से आया है, यहां से आया है, यस। और दूसरा बताइए, दूसरा बताओगे आप क्या, एक्वेटिक मोलस्का, मोलस्का, ये लोग क्या यूज करेंगे, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। बट अब ये कह रहा है कि अब बताओ वर्टिब्रेट में कौन,
वर्टिब्रेट में भी तो है कोई जो क्या यूज करेगा, गिल। तो आपने बोला सर चुपचाप से आप लिख दीजिए, हम समझ गए, एंड दिस विल बी अ फिश। फिश आप जानते हैं क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम रहता है उसमें, तो उसने क्या यूज कर लिया, अगेन गिल। तो गिल से यूज करने वाले कितने एनिमल हो गए, सबसे पहले ये समझो, बोलेंगे क्या सर, गिल्स को हम लोग बोलेंगे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, इनवर्टिब्रेट में एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा मोलस्का डाल दूंगा, और वर्टिब्रेट में मैं फिश डाल दूंगा। अब समझो, ये बात समझ में आई कि मैंने ब्रैंकियल रेस्पिरेशन क्यों लिख दिया, है ना। अब देखो दूसरी बात समझो, अब मैं आपसे पूछूंगा, चल भाई अब ये बता, अगर कोई लंग्स से सांस ले रहा है तो उसे क्या बोलेंगे। अब अगर लंग्स से सांस ले रहा है तो अब उसे बोलो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और पल्मोनरी रेस्पिरेशन वही लेंगे जो कहां पर प्रेजेंट होंगे, आपने बोला सर लिख देते हैं टेरेस्ट्रियल पर प्रेजेंट होंगे। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे होने चाहिए, तो वो कौन कौन होंगे, तो आप ध्यान से देखो, मैं कलर कौन सा यूज करूं जो तुमको दिख जाए प्रॉपर, तो ये ले लेता हूं। चलिए, तो आप बोलोगे सर वो एम्फीबिया हो सकता है, देखिए ध्यान से, सर वो एम्फीबिया हो सकता है, सर वो रेप्टाइल हो सकता है, सर वो एब हो सकता है, एब कहते हैं चिड़िया को, बर्ड को, और वो सर मैमल भी हो सकता है। लेकिन इसने तुमको रोका, और रोकने के बाद बोला कि रुक भैया प्रसाद लेके जा। ध्यान से देखो, एम्फीबियन में वो ये कह रहा है कि अगर एम्फीबियन आपका कहां रह रहा है, लैंड पे रह रहा है, तब तो इसको सांस कहां से लेने देना, लंग्स से लेने देना। आप जब फ्रॉग पढ़ेंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि इलोंगेटेड पेयर है लंग का, पिंकिश कलर का दिखेगा, और अगर वो पानी में चला गया तो फिर वो किससे सांस लेगा, आपने बोला सर मॉइस्ट स्किन से लेने लग जाएगा। अब समझाइए, अगर कोई मॉइस्ट स्किन से सांस ले रहा है तब हम लोग उसको क्या बुलाते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अरे फंस गया दिमाग में, लग गया दिमाग में कि नहीं लगा, समझ आई बात आपको। इनमें मत लिख देना रेप्टाइल को, एप को और मैमल को तुम लोग स्किन से सांस ना ले पाओगे। तो कितनी तरह की रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गई, आपने बोला सर नंबर 1 गिल मतलब ब्रैंकियल, दूसरा आ गया है सर लंग्स मतलब पल्मोनरी, तीसरा आ गया सर स्किन से लेने वाला, एंड दैट विल बी अ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अब मैंने चपेट मारनी है अगर किसी ने भी कुछ बोला तो। अब समझो, इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए जरा पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लेना चाहते। ये क्या था, अच्छा आगे होगा, कहां गया जो मैं लिख रहा था, ओके ये था। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लगा लो और ये नोट में लिखना जरूर। अब आइए मैं आपको पीछे लेके चल रहा हूं, मुझे नहीं लगता है कि अब लेक्चर आगे बढ़ पाएगा। तो दैट विल बी अ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, मुझे लगता है यहां तक मुझे रोकना चाहिए इस लेक्चर में। और अब देखिए इन द नेक्स्ट प्रीसीडिंग लेक्चर जो मैं अगली क्लास में लेने वाला हूं फटाफट से, उसमें हम लोग अब सीधे सीधे डिस्कस करेंगे द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली फाइन, एंड धन्यवाद, जय हिंद।